बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसका नाम है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी एंड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी दो अल्फाज का मजमूआ है, जिनमें से पहला है टैक्सिस और दूसरा है नॉमस। टैक्सिस का माना है ग्रुप और क्लास, और नॉमस का माना है मेथड और सिस्टम। ये एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था। डिफिनीशन इसकी कुछ इस तरह है कि अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू सक्सेसिव लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज और वाइस वर्सा। डिफिनीशन का मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी जानदार को किसी ख़ास बायोलॉजिकल लेवल में रखते हैं। हाँ, वो किंगडम भी हो सकता है, वो फाइलम भी हो सकता है, वो ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्पीसीज भी हो सकता है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक हो गया। हम जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहे हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें एक एक लेवल को या एक एक क्लास को या एक एक ग्रुप को हम रैंक कह सकते हैं। इसको टैक्सा भी कह सकते हैं और रैंक भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में जो लेवल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं और हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? स्पीशी है। स्पीशीज की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड स्पीशीज। एक ही किस्म के जानदारों का एक ग्रुप जो कॉमनली रैंडम इंटरब्रीडिंग करता हो, मतलब ब्रीडिंग, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मैटिंग कर सकते हैं और इसके नतीजे में उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पैदा होगी, और उस मैटिंग के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो फर्टाइल होगी। फर्टाइल का मतलब है कि उनके फर्दर जनरेशन्स पैदा हो सकते होंगे, वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते होंगे। अगर उनमें ये कैपेबिलिटी ना हो तो फिर हम इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को या इस किस्म के ग्रुप को स्पीशीज नहीं कह सकते। ठीक हो गया। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर कहीं भी पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो हम उसका जवाब देंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीसी है। अब मुख्तलिफ स्पीसीज जो है वो एक ग्रुप में इकट्ठी की जाती है और उस ग्रुप को क्या कहते हैं? जीनस कहा जाता है। ठीक हो गया। सेम काइंड ऑफ जीनस आर कलेक्टेड इन अ ग्रुप कॉल्ड फैमिली। एक ही किस्म की जीनसिस को हम एक फैमिली में रखते हैं, एक ही किस्म की फैमिलीज को हम एक ऑर्डर में रखते हैं, मुख्तलिफ ऑर्डर्स को हम क्लास में रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस को हम फाइलम में रखते हैं, और मुख्तलिफ फाइलास को एक ही ग्रुप में रखते हैं जिसको किंगडम कहा जाता है, और मुख्तलिफ किंगडम्स को एक ख़ास ग्रुप में रखा जाता है जिसको डोमेन कहते हैं। ठीक हो गया। डोमेन जो है वो हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, या हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा यूनिट है और स्पीशीज इसका सबसे छोटा यूनिट है। हमारे पास 3 डोमेन हैं: डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्की एंड डोमेन यूकेरियोटा। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो ह्यूमन की हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होगी? इसका डोमेन यूकेरियोटा है, इसका किंगडम एनिमेलिया है, ये फाइलम कॉर्डेटा से ताल्लुक़ रखता है, क्लास इसकी मेमेलियन है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली इसकी होमोनिडियाई है, जीनस इसका होमो है, और स्पीसीज इसकी सेपियंस है। तो ये हमने ह्यूमन की एग्जांपल लेकर हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी को समझने की कोशिश की है कि हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं और किस तरह एक ऑर्गेनिज्म की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर 3 अल्फाज का मजमूआ है: बाइनॉमियल एंड नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन टर्म्स, एंड नोमेनक्लेचर मीन नेमिंग सिस्टम। इसकी डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं?
ये सिस्टम दरअसल ये भी कैरोलस लिनियस की खिदमत का नतीजा है, जिसने इस सिस्टम को भी प्रपोज किया और एक यूनिवर्सल सिस्टम को बनाया। इसकी डिफिनीशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग अ टू टर्म, या इट इज़ अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग अ टू वर्ड नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी जानदार को एक नाम दिया जाता है जिसमें दो अल्फाज होते हैं, दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक नाम हर जानदार को दिया जाता है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक हो गया। अब ये दो लफ्ज़ जो एक नाम में मौजूद होते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसके क्या अज्जा होते हैं? तो ये दो अल्फाज जो एक नाम में साइंटिफिक नेम जिसे हम कहते हैं उसमें शामिल होते हैं, उसका पहला लफ्ज़ जो है वो जेनरिक नेम है। वो क्या नेम है? वो जीनस नेम है। और सेकंड वाला जो लास्ट वर्ड है वो है स्पेसिफिक नेम, या हम जिसे स्पीसीज नेम भी कह सकते हैं। जेनरिक नेम का रूल ये है कि इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा, और स्पेसिफिक नेम का ये रूल है कि इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक हो गया। अब इनके रूल्स क्या है? साइंटिफिक नेम या बाइनॉमियल नेम के लिखने का रूल क्या है? तो जेनरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा और स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा रूल ये है कि अगर हम एक बाइनॉमियल या साइंटिफिक नेम को कंप्यूटर में कंपोज करते हैं या टाइप करते हैं मोबाइल में या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो हम इसको इटैलिक फॉन्ट में रखेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर इटैलिक लिखा गया है, इसी स्टाइल में हम इसको प्रेजेंट करेंगे, इसको टाइप करेंगे। अगर इसको हैंड रिटन लिखा जाएगा, अगर कोई कॉपी या पेपर पर इसका पेन पेंसिल के ज़रिए ये नाम लिखता है, तो इसको अंडरलाइन करेगा कि इसकी समझ आ सके कि ये एक साइंटिफिक नेम लिखा जा रहा है या एक बाइनरी नेम लिखा जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का। ठीक हो गया। अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पेश आई? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को क्यों डेवलप किया गया? तो इसकी एक वजह है कि पुराने ज़माने में जब ये सिस्टम मौजूद नहीं था, तो हर ऑर्गेनिज़म के जिस तरह लोकल नेम होते हैं आजकल भी, एक ज़ुबान में एक तरह का नाम होता है एक चीज़ का, दूसरी ज़ुबान में उसी चीज़ का एक दूसरा नाम होता है। तो एक इलाके के लोग उस दूसरे इलाके वाले लफ्ज़ को नहीं समझते, एक जगह के लोग उस दूसरी जगह के नाम को या लफ्ज़ को नहीं समझते। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी मामला था कि मुख्तलिफ प्लांट्स या एनिमल्स जिनके लोकल नेम थे वो दूसरी जगहों पर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, लोगों की समझ में नहीं आते थे। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम को प्रपोज दिया जो आजकल हमारे सामने है। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो इसका सबसे पहले बेनिफिट ये है कि ये एक ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्सल नेम असाइन करता है जो पूरी दुनिया में समझा जाता है और लिखा भी जाता है, इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक हो गया। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में या बाइनरी नेम के ज़रिए हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। नेम के ज़रिए भी हम कंपैरिजन और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड हम जिसे कहते हैं या एवोल्यूशनरी पाथवे, उसकी समझ थोड़ी बहुत आ जाती है नाम सुन कर के ये ऑर्गेनिज्म या ये स्पीसीज़ फ़लाँ एंसेस्टर से शायद इवॉल्व हुआ है, इसका नाम सुनकर ही हमें अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो जाता है। और आखिरी जो फ़ायदा है वो ये है कि जो भी न्यू स्पीसीज़ डिस्कवर होती है, चाहे वो फॉसिल्स हो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो उसकी नेमिंग आसान हो जाती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, उसकी जो फिज़िकल फीचर्स है उसको देखकर उसका एक नाम अख़ज़ किया जाता है और उसको एक ख़ास ग्रुप में रखा जाता है। अच्छा, अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के, कुछ प्लांट्स के, कुछ एनिमल्स के इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम्स भी दिए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।